इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आज हम आईबीएस के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग आईबीएस को लेकर हमारे पास आते हैं। कई मरीज खुद ही यह डायग्नोस कर लेते हैं कि उन्हें आईबीएस है। असल में आईबीएस का डायग्नोसिस काफी हद तक क्लिनिकल होता है और यह हमारे मरीजों की शिकायतों पर निर्भर करता है। आईबीएस के लिए कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि अगर बार बार स्टूल हो रहा है या लगातार कब्ज की समस्या है या बहुत ज्यादा ब्लोटिंग या गैस्ट्राइटिस की समस्या है तो उन्हें आईबीएस है। इसलिए मैं आज अपने दर्शकों को सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ कि अगर किसी डॉक्टर ने ठीक से आईबीएस का डायग्नोसिस नहीं किया है तो कभी भी यह न माने कि आपको आईबीएस है। अगर आपके कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आईबीएस के संकेत हो सकते हैं और आप ये लक्षण अपने अंदर महसूस करते हैं तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। तो ये लक्षण क्या हैं? सबसे पहली बात, आईबीएस में जो मुख्य रूप से होता है वह यह है कि हमारी स्टूल की फ्रीक्वेंसी सामान्य से थोड़ी बढ़ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टूल पैटर्न में बदलाव आता है। इसका मतलब है कि कभी स्टूल सॉफ्ट होता है, कभी हार्ड, कभी लिक्विड, और यह कभी भी लगातार एक ही तरह से नहीं रहता। कभी भी आपके स्टूल सॉफ्ट हो सकते हैं, कभी हार्ड हो सकते हैं, कभी लिक्विड हो सकते हैं। कई लोग देखते हैं कि कुछ खास डाइट जैसे कि दूध से बनी चीजें खाने पर उन्हें यह समस्या होती है। ऐसे में वे मान लेते हैं कि उन्हें कैसिन से दिक्कत है। असल में इन चीजों का डायग्नोसिस करने का सही तरीका होता है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके स्टूल का पैटर्न क्या है। क्या आपके स्टूल बार बार इस तरह हो रहे हैं या नहीं? और एक और महत्वपूर्ण बात, क्या आपके स्टूल के साथ कभी खून आ रहा है? आईबीएस में आमतौर पर स्टूल के साथ खून नहीं आता। यह बहुत ही दुर्लभ है। अगर स्टूल के साथ खून आ रहा है तो हम किसी और डायग्नोसिस के बारे में सोचेंगे। इसलिए आईबीएस के मामले में आपको अपने स्टूल पैटर्न पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आईबीएस के मरीजों को देखकर ही समझ में आ जाता है कि वे बहुत दुबले पतले होते हैं। अचानक वजन कम हो जाना। ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि उन्हें डायबिटीज हो गया है या कैंसर हो गया है, जैसे कि अचानक बिना वजह वजन कम होना। लेकिन ऐसा नहीं है। आईबीएस में होता यह है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं वह आपके शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और वह स्टूल के जरिए बाहर निकल रहा है। इसलिए आपके शरीर को जितनी कैलोरी, विटामिन, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स चाहिए वह सब आपके शरीर को ठीक से नहीं मिल पा रहा है। और इसी वजह से आपका वजन कम हो रहा है। वजन कम होने के साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं मसल वेस्टिंग तो नहीं हो रही है। यह बहुत जरूरी है। कई बार अगर वजन कम हो रहा है और वह सिर्फ फैट लॉस है तो वह ठीक है। लेकिन अगर मसल वेस्टिंग हो रही है, समझने में कह रहा हूँ, आपको सही डायग्नोसिस की ओर जाना होगा। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है वह मैं अगले स्टेप में बताऊंगा। पहले लक्षणों पर बता रहा हूँ। इसके बाद आईबीएस मरीजों को कुछ हद तक खाने में अरुचि हो जाती है या किसी भी तरह का खाना खाने के बाद पेट में असहजता महसूस होती है और तुरंत टॉयलेट जाने की जरूरत होती है। अगर ये तीन या एक लक्षण किसी में मौजूद हैं या 2:01 इनमें से कोई दो या उससे ज्यादा लक्षण हैं, तो आपको जरूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद आता है डायग्नोसिस का हिस्सा। तो डायग्नोसिस के लिए आईबीएस में हम सबसे पहले आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं और साथ ही यह भी देखते हैं कि परिवार में किसी को ऐसी कोई हिस्ट्री है या नहीं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी खास खाने से एलर्जी है या नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि फूड एलर्जी मतलब कोई भी खाना खाने के बाद त्वचा पर खुजली या रैश होना, बस यही फूड एलर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होता। फूड एलर्जी कई बार आपके पेट की सेहत से भी जुड़ी हो सकती है या आपके पाचन के समय भी हो सकती है।
जो खाना आप खा रहे हैं वह सही तरीके से पच नहीं रहा है या अवशोषित नहीं हो रहा है। इसी वजह से आपके पेट में सूजन भी हो सकती है और यह भी एक तरह की एलर्जी होती है। इसलिए जब भी हमें किसी मरीज में शक होता है तो सबसे पहले हम उन्हें फूड एलर्जी पैनल टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। दुर्भाग्यवश यह टेस्ट अभी तक लंबे समय से बांग्लादेश में उपलब्ध नहीं था। यह टेस्ट बहुत ही कम जगहों पर होता था। कुछ सरकारी और कुछ निजी जगहों पर हम यह सैंपल इंडिया भेजते थे। लेकिन सौभाग्य से अब हम यूरोपियन वायरलेस विला मेडिक के साथ जुड़े हुए डॉक्टर MFR मॉलिक्यूलर लैब में यह फूड पैनल टेस्ट कर रहे हैं और वहां हम लगभग 60 से 65 सभी फूड्स की एलर्जी पैनल रिपोर्ट हमें मिल रही है। तो निश्चित रूप से IBS का पहला इलाज यही है कि जिस फूड से आपकी आंतों में इन्फ्लेमेशन या एलर्जी हो रही है उस फूड को अवॉइड करें। लेकिन सही जानकारी के साथ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खाया और आपको समस्या हुई तो आपने उसे बंद कर दिया। नहीं, आपको यह सब कुछ ठीक से ब्लड टेस्ट के जरिए बताया जाएगा। कौन से खास फूड से आपको समस्या है यह पता चलेगा। तो ये हैं IBS के लक्षण। इसके बाद मैं बताऊंगा कि डायग्नोसिस कैसे किया जाए। सबसे पहले फूड एलर्जी पैनल क्लिनिकल हिस्ट्री और मरीज के कुछ स्टूल और MI टेस्ट। ये टेस्ट करके देखा जाता है कि बाकी इन्फ्लेमेटरी मार्कर कैसे हैं। इन सबको देखकर हम डायग्नोसिस करते हैं कि मरीज वाकई में IBS से पीड़ित है या नहीं। अगर मरीज IBS से पीड़ित है और हमें सही डायग्नोसिस मिल जाता है तो फिर इसका इलाज क्या है। IBS के लिए पारंपरिक दवाओं में कई तरह की दवाएं दी जाती है। बहुत से लोगों को कुछ समय के लिए इससे फायदा भी होता है, लेकिन कई लोग मान लेते हैं कि IBS एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। इस बारे में मेरी राय बिल्कुल अलग है। IBS का पूरी तरह से इलाज संभव है और वह भी सही गाइडलाइंस के जरिए। यह भी एडवांस मेडिकल साइंस का हिस्सा है। अगर हम जान ले कि IBS क्यों हो रहा है, उसकी जड़ वजह क्या है, तो इसका इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहली बात, IBS होने का मतलब है कि जो खाना आप खा रहे हैं वह पच नहीं रहा है या शरीर में अवशोषित नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके आंत या पाचन तंत्र में करोड़ों, अरबों और खरबों सामान्य फ्लोरा या बैक्टीरिया होते हैं। इन सामान्य और फ्लोरा बैक्टीरिया को हम अलग अलग तरह के अनहेल्दी और अनहाइजीनिक खाने के जरिए मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इन बैक्टीरिया का काम है अलग अलग तरह के एंजाइम स्रावित करके आपके खाने को सही तरीके से पचाना और अवशोषित करना। तो अगर हम ये सामान्य बैक्टीरिया सप्लीमेंट्स और खाने के जरिए मरीजों को दे सकें और फिर से नए गट फ्लोरा बना सकें तो उस समय IBS के कोई लक्षण नहीं रहते। दूसरी बात, इन बैक्टीरिया को सक्रिय रखने के लिए शरीर में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। लेकिन जिन लोगों को IBS होता है और हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हम इन चीज़ों को, फिर से कह रहा हूँ, नुकसान पहुंचा देते हैं। तो अगर हम ये एंजाइम्स भी खाने और सप्लीमेंट्स के जरिए आपके शरीर को फिर से दे सकें तो निश्चित ही आपका शरीर फिर से सब कुछ पचाने और अवशोषित करने की क्षमता वापस पा लेगा। और तीसरी बात, हमारे शरीर में चाहे या न चाहे एशियाई क्षेत्र में हम बहुत सा अनहाइजीनिक खाना खाते हैं और अनहेल्दी माहौल में रहते हैं। इसलिए हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। इन टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करना जरूरी है। तो हमारे IBS के इलाज में यूरोपियन वेलनेस विला मेडिकल में IBS का मुख्य इलाज डिटॉक्सिफिकेशन है। इसलिए कोलन क्लींजिंग बहुत बहुत जरूरी है। कोलन में जो टॉक्सिन मटेरियल जमा हो जाता है कोलन क्रिस में, उन्हें कोलन के न सामान्य बैक्टीरिया और एंजाइम्स भोजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसा न करें। पहला, IBS के उन्नत उपचार का पहला कदम है कोलन डिटॉक्सिफिकेशन। यूरोपियन वेलनेस फिलामेडिका में
कोलन हाइड्रोथेरेपी के माध्यम से हम सबसे पहले कोलन की सफाई करते हैं। इसके बाद प्रोबायोटिक्स, प्रोजेन्यू एंजाइम्स आदि शरीर को फिर से प्राकृतिक रूप से पाचन और अवशोषण की क्षमता लौटाने में मदद करते हैं। और इसके बाद आपको एक उचित डाइट चार्ट जरूर अपनाना चाहिए, जिसके माध्यम से आप जीवन भर अपने शरीर को तैयार रख सकते हैं और शरीर को पर्याप्त पोषण दे सकते हैं। इससे शरीर में सामान्य बैक्टीरिया और फ्लोरा फिर से बन सकते हैं और एंजाइम्स का स्राव भी हो सकता है। यही आईबीएस की जड़ है। तो अगर इन 3 चीजों डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोबायोटिक्स और एंजाइम्स का सही तरीके से सुधार किया जाए और हम आपके कोलन में इन्हें सुनिश्चित कर सकें, तो आईबीएस का बड़ा इलाज संभव है। आप सभी जानते हैं, आजकल हर कोई पढ़ा लिखा है, सभी यूट्यूब देखते हैं, गूगल पर खोजते हैं, बहुत कुछ खुद ही जानने की कोशिश करते हैं। तो आप भी इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। यही आईबीएस के मूल कारण है। और जब इनका सही इलाज हो जाता है और आप एक स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और हेल्दी डाइट बनाए रखते हैं, तब आईबीएस कभी भी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आता। तो निष्कर्ष यह है कि आईबीएस अब कोई जीवन भर रहने वाली बीमारी नहीं है। आईबीएस का इलाज संभव है। हम यूरोपियन इलनेस फिला मेडिके में हर आईबीएस मरीज का इलाज इसी तरह करते हैं, ताकि वे स्वस्थ और बेहतर हो सकें। उम्मीद है कि आप भी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद सभी को।